देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब महाराष्ट्र से गुजर रही है। गुरुवार को एनसीपी नेता सुप्रिया सुले नांदेड़ पहुंची। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और इस यात्रा में हिस्सा लिया। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा ने 7 नवंबर को तेलंगाना से महाराष्ट्र में प्रवेश किया था। राहुल गांधी नांदेड़ और बुल्ढाना में 2 रैलियों को संबोधित करने वाले। जय महाराज साहेब, जय महाराज साहेब, ब्रिजवर स्वागत केलेलं राहिले। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के चौथे दिन एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, एनसीपी विधायक जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड राहुल गांधी के साथ यात्रा में चलते नजर आए। राहुल गांधी की इस यात्रा के जरिए महाविकास अघाड़ी की एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। एनसीपी के नेता कांग्रेस की सभा में भी नजर आए। राहुल गांधी की यात्रा पिछले 4 दिनों से महाराष्ट्र से गुजर रही है। इस दौरान राहुल गांधी महाराष्ट्र से मुद्दों को उठाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी हाल ही में महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात गए, कई औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया और एकनाथ शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश की। अभी तक शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ही ये मुद्दा प्रमुखता से उठाते रहे हैं। 15 लाख हाँ, जैसे आपके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, महाराष्ट्र से गायब हो रहे हैं। फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट गायब हो गया, एयरबस का प्रोजेक्ट गायब हो गया, वैसे ही 15 लाख गायब हो गया, खत्म। महाविकास अघाड़ी की एकजुटता मुंबई में भी देखने को मिली, जहां जेल से जमानत पर बाहर आए शिवसेना सांसद संजय राउत ने अगले ही दिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। संजय राउत ने भी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की। भारत जोड़ो यात्रा का मैं स्वागत करता हूं। अगर मेरी तबीयत ठीक रहती तो मैं जरूर राहुल गांधी जी के साथ जाकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होता। गुरुवार के दिन एनसीपी के नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, तो वहीं शुक्रवार के दिन शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं और इसके जरिए भारत जोड़ो यात्रा का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र में एक मजबूत विपक्ष, एक मजबूत महाविकास आघाड़ी मौजूद है, ये एक संदेश महाराष्ट्र में बनी नई सरकार को देने की कोशिश की जा रही है। नांदेड़ से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। पत्राचाल घोटाले में 3 महीने बाद जेल से बाहर आए शिवसेना नेता संजय राउत के सुर क्या नरम पड़ गए हैं? पत्रकारों के साथ जब बातचीत की, उन्होंने ईडी के खिलाफ बोलने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी की। 103 दिन बाद जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आए संजय राउत उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे, तो उद्धव ने गले मिलकर उनका स्वागत किया। रश्मि ठाकरे ने माथे पर टीका लगाया। इस अवसर पर उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों के सामने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब ये सवाल उठने लगा है कि क्यों ना ईडी को बंद कर दिया जाए। ये जो सरकार है सिर्फ राज्य की नहीं, केंद्र की, लगता है कि ये जो केंद्रीय संस्थाएं इनके पालतू जानवर हो गए, पालतू जानवर, तो उनकी भी एक ज्यांना मराठीत विश्वासार्हता म्हणतो वो तो खत्म हो चुकी है। और अब किसी ने पूछना चाहिए कि इसी तरीके से अगर ईडी अपना कामकाज करती रहेगी तो क्या ईडी कार्यालय बंद होना चाहिए क्या? संजय राउत की जमानत पर पीएमएलए कोर्ट का फैसला विपक्ष के इन आरोपों को बल देने वाला है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि फैसले में साफ शब्दों में लिखा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी अवैध थी। संजय राउत ने भी बुधवार की रात जेल से निकलने के बाद कहा था कि उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिल्ली से आया था और अब वो पछताएंगे, लेकिन गुरुवार सुबह अचानक से उनके तेवर बदले नजर आए। तो आपके तेवर से लग रहा है कि आप थोड़ा नरम हुए हैं पहले से। नरम होने का मतलब क्या होता है? आप बोल रहे हैं हम बात करेंगे, उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। क्यों नहीं मिल सकता हूँ मैं? अगर मैं सांसद हूँ और मैंने पढ़ा है, जब मैं जेल में था फडणवीस जी ने कहा था कि जो कटुता है हमारे महाराष्ट्र में बढ़ गई वो कम होनी चाहिए, और मैंने उनका स्वागत भी किया।
संजय राउत की रिहाई पर उनके घर के पास बैनर लगा था कि टाइगर इज बैक। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि संजय राउत की भाषा बदल गई? जो अधिकार जेल में जाने के बाद पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं, जो ठंडे पड़ जाते हैं सारे, तो उनको ये अभी पता चल गया होगा कि संसद में बात करना, अपना पक्ष रखना एक अलग बात है, लेकिन जेल जाने के बाद कोई किसी का नहीं है। जो कानून के दायरे में आ गया वो फंस गया। संजय राउत की जमानत पर फैसले में अदालत ने ईडी पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि एजेंसी आरोपी की गिरफ्तारी पर तो तेजी दिखाती है, लेकिन मुकदमा चलाने में सुस्त हो जाती है। साफ है, संजय राउत की जमानत अर्जी पर पीएमएलए कोर्ट का आया फैसला देश की सभी विपक्षी पार्टियों को केंद्र को कटघरे में खड़ा करने का अच्छा मौका है। लेकिन ईडी पर संजय राउत की चुप्पी ने मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त जैसी हालत बना दी है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया। झारखंड विधानसभा का एक और विशेष सत्र आज फिर बुलाया गया। इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार अपने 2 पुराने वादे, स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान यानी कि लैंड रिकॉर्ड और पिछले वर्ग के लिए आरक्षण सीधे 14% से 27% का बिल पेश करने जा रही है। ये दोनों वादे पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने किए थे। नई आरक्षण नीति के तहत ओबीसी कोटे के 14 से बढ़ाकर 27% तक किया जाना है। अनुसूचित जनजाति का कोटा भी 26 से 28 किया जाना है और अनुसूचित जाति का कोटा 10 से 12% तक किया जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का कोटा सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। ऐसे में ये बिल पास होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 77% तक पहुंच जाएगा, जो कि देश में सबसे ज्यादा होगा। बेंगलुरु में विरोध के चलते कॉमेडियन वीर दास का शो रद्द हो गया है। दक्षिणपंथी संगठन ने विरोध प्रदर्शन की धमकी दी थी, जिसके बाद शो रद्द किया गया। comfort of our own homes that you can hear us through the walls, and yet I come from an India where we break down the walls of a comedy club because मशहूर कॉमेडियन वीरदास का बेंगलुरु में होने वाला शो रद्द हो गया है। दरअसल वीरदास के शो को लेकर दक्षिणपंथी संगठनों ने विरोध की धमकी दी थी, जिसके बाद आयोजकों ने यह बड़ा फैसला लिया। विरोध के बाद कहने वाले दक्षिणपंथी संगठन ने कहा था कि शो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। गुरुग्राम के सेक्टर 9 के चिंटेल सोसाइटी के डी ब्लॉक को गिराया जाएगा। वहीं ई और एफ ब्लॉक को प्रशासन तत्काल खाली करने के आदेश दिए हैं। आईआईटी दिल्ली के अध्ययन में ये साफ हुआ था कि इन ब्लॉक में स्ट्रक्चरल समस्याएं हैं और ये रहने के लिहाज से खतरनाक है, पर यहां रह रहे लोग इसे खाली करने के फरमान से नाराज है और खाली करने को राजी भी नहीं है। ये वही सोसाइटी है जहां पर डाइनिंग स्पेस का 6 मंजिल फरवरी में जमींदोज हुई थी और इसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। इस खूबसूरत और चमचमाती सोसाइटी के 3 ब्लॉक खोखले हैं। करोड़ों की कीमत वाले इन फ्लैट्स में दरारें हैं और ये रहने लायक नहीं। ई और एफ ब्लॉक में तो लोहे की मोटी छड़ें इमारत को सहारा दे रही हैं। अश्विनी अपने घर के हर कोने में पड़ी दरारों को दिखाते थक नहीं रहे। अंदर से बाहर हर जगह दरार। और ये अब यहाँ से देखोगे ना, डर हर वक्त का है, पर बिना किसी लिखित आश्वासन के घर खाली करने को राजी नहीं। कहा जाता है जान है तो जहान है। अब यहाँ पे जान पर भी आफत है, हर दिन आपको चिंता लगी ही रहती होगी। तो ऐसे में लगता नहीं है कि खाली कर लेना चाहिए? देखिए, अभी हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, जब तक हम खाली नहीं करेंगे। हमें पहले सरकार के द्वारा कुछ ठोस कदम या फिर कोई मतलब ऐसे आश्वासन दिए जाएं जिससे सारे के सारे निवासी आश्वासित हो, तभी कुछ स्टेप लेंगे। किसी की तो जमा पूंजी लगी है, पर जो किराए पर हैं उनके लिए भी घर खाली करना आसान नहीं। हर दिन कपड़े सुखाने में ये लोहे का सपोर्ट देखकर जी तो घबराता है, जान अटकी है, पर घर छोड़ना मुश्किल है। डेली हमारी रात को एक बार तो डिस्कशन जरूर होती है कि भाई कब खाली करें, कैसे करें, कहाँ देखें। और अभी आए हुए 7-8 महीने भी नहीं हुए यहाँ पे। हर साल मकान चेंज करना है, मतलब कोई इजी टास्क नहीं है मेरे काम मकान चेंज करना बार बार। एक बार चेंज करने के बाद भी महीना भर तो सेटल होने में लग जाता है।
तो वही सारी टेंशन है। अब यहाँ पे नया फर्नीचर लाने की सोच रहे थे, अब सोच रहे हैं क्या नए मकान में जाएंगे वहां लेंगे। वहीं चिंतल्स पैराडीसो का ये डी ब्लॉक गिराया जाएगा। इस साल फरवरी में इसकी 6ठी मंजिल से नीचे तक का डाइनिंग स्पेस अचानक गिर गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। तब यहाँ से बेघर हुए लोगों को आसरा तो मिला, पर कोई ठोस आश्वासन नहीं। हमारे को एक ऐसा फ्लैट दें जो इसके जैसा ही हो, हमारी मेन रिक्वायरमेंट यही। फ्लैट को लेकर के यही कहना चाहेंगे कि इधर वी गेट अ रिप्लेसमेंट इन द सेम सोसाइटी फॉर द सेम फ्लैट और वी गेट द राइट काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन। प्रशासन ने डी ब्लॉक को गिराने और ई और एफ ब्लॉक को तुरंत खाली करवाने के आदेश दिए हैं, लेकिन इस आदेश पर RWA को ऐतराज है। तो हम लोग तब तक टावर खाली नहीं करेंगे तब तक हमें या तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ना दें या हमारा रहने का करें और एक कमिटमेंट हो विद गवर्नमेंट ऑर्डर कि हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं। इसके अलावा हम किसी तीसरी डिमांड पे हम कोई बात नहीं कर रहे। बाकी हम प्रशासन के आदेश से बड़े नाराज हैं। वो यूनिलैटरल अपना बैठते हैं और एक आदेश पारित कर देते हैं, ना तो हमसे डिस्कस करते, ना प्रॉब्लम को समझते। कहते हैं जान है तो जहान है। यहाँ जान जोखिम में है, पर हर जोखिम मंजूर, क्योंकि इस जहां को बनाने में पूरी पूंजी लग गई। यहाँ रहने पर भी जान पर बनी है, निकलेंगे तब भी जान पर ही आएगी। तो एक तरफ प्रशासन का फरमान है, दूसरी तरफ यहाँ रहने वालों की अपनी चिंताएं और फिक्र। गुरुग्राम से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। हिंसा और टकराव झेल रहे सीरिया, लीबिया, फिलिस्तीन समेत कई देशों के व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी भारत में एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने पहुंचे हैं। इनमें से कई खिलाड़ी रॉकेट और लैंडमाइन अटैक में अपंग हुए हैं, लेकिन उन्होंने जिंदगी में हार नहीं मानी, लंबी जंग लड़ी और दुनिया भर के दिव्यांगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में फिलिस्तीनी और लीबिया के बास्केटबॉल खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने यहां पहुंचने के लिए लंबा सफर तय किया है। फिलिस्तीनी नागरिक अब्दुल जवाद मूसा 2014 में एक इजरायली रॉकेट हमले में बुरी तरह से घायल हो गए थे। NDTV से बातचीत में अब्दुल जवाद ने बताया, डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए उनके दोनों पैरों को एम्पुटेट करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी। 1 साल बाद ही व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब 6 साल बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलने भारत पहुंचे हैं। एक दिन मैंने टीवी पर व्हीलचेयर बास्केटबॉल का एक मैच देखा। 2015 से ही मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। मैं डिसेबल्ड लोगों के लिए इस खेल को और विकसित करना चाहता हूं। मैं इस खेल को बहुत पसंद करता हूं। इससे भविष्य की उम्मीद बेहतर होती है। अब्दुल जवाद के प्रतिद्वंदी लीबिया टीम के खिलाड़ी मिलाद भी अगस्त 2018 में एक समय इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और हिंसा के शिकार हो गए थे। एक लैंडमाइन ब्लास्ट में घायल होने के बाद उनके दोनों पैरों को एम्पुटेट करना पड़ा। कहते हैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल ने जिंदगी में नई उम्मीद जगाई है। व्हीलचेयर बास्केटबॉल ने मेरी जिंदगी बदल दी है। इस खेल से मेरी उम्मीद जगी है और मेरा विश्वास बढ़ा है। इससे दूसरे लोगों का भी विश्वास बढ़ेगा और उनकी जिंदगी बदलेगी। इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट में सीरिया, कंबोडिया, फिलिस्तीन, लीबिया समेत 8 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। We want to integrate them into the society. One aspect is through sports. ICRC mainly promotes. हम विकलांग लोगों को समाज में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इस तरह की चैंपियनशिप से खिलाड़ियों को सांस्कृतिक आदान प्रदान का मौका मिलता है। ये एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है। इससे खिलाड़ियों में ये सोच मजबूत होती है कि वो समाज के अभिन्न अंग हैं। Team building exercise and also is a hope for all the persons that feel that okay, they are all integrated into the society. This championship is यह चैंपियनशिप विकलांग लोगों के लिए खेल के माध्यम से सामाजिक समावेश का उदाहरण है।
यह समावेश की शक्ति को दर्शाता है। Inclusion of wheelchair basketball, which is one of the most popular adaptive sports in the world. युद्ध की मारी दुनिया में खेल एक मलहम बन सकते हैं। इस तरह के चैंपियनशिप से दुनिया में एक बड़े समुदाय को राहत जरूर मिलेगी। अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस पहल से दुनिया में युद्ध की ताप कुछ कम होगी और जिंदगी की एक नई शुरुआत का जरिया बनेगी। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।